नमस्कार, सेंसर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और टॉप न्यूज में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बिजनेस और खेल जगत के समाचार भी। शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज हेडलाइंस के साथ। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित 100 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहेंगे अंतिम संस्कार में शामिल। हो जाएगा एक युग का पटाक्षेप। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 40 ठिकानों पर मारा छापा। आतंकी कृत्यों को अंजाम देने और ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने से जुड़े मामले को लेकर एनआईए के छापे। बरामद हुई आपत्तिजनक सामग्री। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मीडिया को सलाह। कहा, न्यायपालिका के बारे में रिपोर्टिंग करते समय बरतें अतिरिक्त सावधानी। कानून के राज के लिए कानून का सम्मान जरूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 11 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। G4 समूह की एक मंत्रिस्तरीय बैठक की भी करेंगे मेजबानी। और एक के बाद एक भूकंप के झटके लगने से दहला ताइवान। जापान में भी महाविनाशकारी तूफान नन्माडोल ने किया जबरदस्त नुकसान। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसमें करीब 100 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भाग लेंगे। दर्जनों छोटे देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। भाग लेने वाले राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और अन्य गणमान्य अतिथियों की कुल संख्या 2000 होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को लंदन में वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंची, जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर रखा गया है। राष्ट्रपति ने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से दिवंगत ब्रिटिश महारानी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत सरकार की ओर से एक शोक पुस्तक पर भी हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति ने किंग्स चार्ल्स तृतीय से भेंट कर अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मीडिया से न्यायपालिका के बारे में रिपोर्टिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें न्यायाधीशों की गरिमा और न्यायपालिका के लिए सम्मान को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये कानून के शासन और संवैधानिकता के मूल सिद्धांत हैं। उपराष्ट्रपति ने ये बात रविवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित पहले न्यायमूर्ति JS वर्मा स्मृति व्याख्यान के दौरान कही। उपराष्ट्रपति ने कहा, निर्विवाद रूप से लोकतंत्र का सबसे अच्छा विकास तब होता है जब सभी संवैधानिक संस्थानों का आपस में पूर्ण समन्वय होता है और वे अपने क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होते हैं। There is a requirement of stock taking, and that is required. A finally strong, fair, independent justice system is the safest guarantee for blossoming and flourishing of democratic values. स्मृति व्याख्यान के बाद उपराष्ट्रपति ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जो 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने इस तथ्य पर संतोष व्यक्त किया कि हमारे जनजातीय समुदाय के नायकों के योगदान और बलिदान को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में पहचाना जा रहा है और उन्हें विशेष महत्व दिया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने लोकसभा कैंप कार्यालय में आमजन से भेंट की। लोकसभा अध्यक्ष ने लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को जाना, उनकी समस्याओं को सुना और उनके निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय क्षेत्र के लोग मेरा परिवार हैं, उनका भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 11 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान वो संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही विदेश मंत्री बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करेंगे।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर G4 समूह की एक मंत्रिस्तरीय बैठक की भी मेजबानी करेंगे, जिसमें भारत के अलावा ब्राजील, जापान और जर्मनी शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार सुनिश्चित करने के लिए L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। L69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई और छोटे द्वीपीय विकासशील देश शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर केंद्रित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मिस्र की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे। रविवार को वे मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे, जहां अल माजा एयरबेस पर मेजर जनरल तारिक हमीद एल शाजली और मिस्र के सेंट्रल मिलिट्री जोन कमांडर ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री इस यात्रा के दौरान सैन्य से सैन्य जुड़ावों को मजबूत करने के लिए नए इनिशिएटिव एक्सप्लोर करेंगे और बैठक में दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करने पर फोकस रहेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत और सऊदी अरब के आर्थिक संबंधों को और बेहतर करने के लिए सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद अल कासाबी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देश में निवेश आकर्षित करने के तरीकों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत भी की। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने के प्रति उनके उत्साह को देखकर प्रसन्नता जताई। केंद्रीय मंत्री ने सऊदी अरब में ब्रांड इंडिया की तस्वीरें ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, ब्रांड इंडिया शाइनिंग ब्राइट इन सऊदी अरेबिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए उपहारों की ऑनलाइन नीलामी में उन्हें दिया गया राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के पूर्व कैडेट का कार्ड, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की कई प्रतिकृतियां और चेन्नई में हाल में आयोजित शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर की प्रतिमा की बेहद मांग है। मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमूर्ति और राष्ट्रमंडल खेलों के विजेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए उपहारों सहित तकरीबन 1200 से ज्यादा उपहारों की ऑनलाइन नीलामी शनिवार को शुरू हो गई और ये काम 2 अक्टूबर तक चलेगा। नीलामी वेब पोर्टल के जरिए की जा रही है। वेब पोर्टल पर एक श्रेणी है जिसमें मोस्ट पार्टिसिपेटेड ऑक्शन नीलामी के लिए सर्वाधिक मांग वाली वस्तुएं रखी गई हैं। इस मद की सामग्रियों में एनसीसी द्वारा पूर्व कैडेट होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया कार्ड शामिल है, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर भी है। नीलामी की प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ रविवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 40 स्थानों पर तलाशी ली। आतंकी कृत्यों को अंजाम देने और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए कथित तौर पर ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने से जुड़े एक मामले में पीएफआई के खिलाफ ये छापे मारे गए। एनआईए ने तेलंगाना में 38 स्थानों और आंध्र प्रदेश में 2 स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। तलाशी अभियान के दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, 2 खंजर और 8,31,000 रुपए से अधिक नकदी सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। मामला शुरू में 4 जुलाई को तेलंगाना के निजामाबाद थाने में दर्ज किया गया था और राज्य पुलिस द्वारा जांच के दौरान 4 आरोपियों अब्दुल कादर, शेख सहदुल्ला, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मोबिन को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए 26 अगस्त को मामला फिर से दर्ज किया। तेलंगाना में 38 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें सबसे अधिक 23 स्थानों पर निजामाबाद में, उसके बाद जगत्याल में 7, हैदराबाद में 4, निर्मल में 2 और आदिलाबाद और करीमनगर जिलों में 1-1 स्थान पर छापेमारी की गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद स्थित इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम ने प्रदेश सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के फैसले की तारीफ की। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सरकार द्वारा कराए जा रहे मदरसों के सर्वे को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है और वो सर्वे की तारीफ करते हैं। रविवार को देवबंद की मशहूर मस्जिद रशीद में आयोजित सम्मेलन में दारुल उलूम ने प्रदेश सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किए जाने को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मदरसों से आए प्रबंधकों और उलेमाओं ने हिस्सा लिया।
मौलाना अरशद मदनी ने मदरसा संचालकों से आह्वान किया कि वे सर्वे में सहयोग करें और सर्वे करने वालों को संपूर्ण और सही जानकारी दें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के धरना स्थल पहुंचने के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस मामले को लेकर छात्रों का चल रहा धरना प्रदर्शन देर रात करीब 1:30 बजे समाप्त हो गया। छात्राओं का आरोप था कि प्रशासन पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले आरोपी छात्रा द्वारा कई अन्य छात्राओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाने की अफवाह को लेकर पंजाब के मोहाली में विश्वविद्यालय के छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को जांच के आदेश दिए। मामले में छात्रा के कथित दोस्त और उसके सहयोगी को पंजाब पुलिस ने शिमला से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस छात्रा समेत अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और पंजाब पुलिस महानिदेशक को दोषियों के खिलाफ तेज और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आज खासा व्यस्त दिन है। बहुत से मामलों में की आज सुनवाई होने वाली है और कुछ फैसले भी आने संभव हैं। सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड को कम करने वाली परिस्थितियों से संबंधित दिशा निर्देशों पर आज अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट इन बातों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकता है कि निचली अदालत में सुनवाई के दौरान किन परिस्थितियों में और कब मौत की सजा को कम करने पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है, जिसे गत सप्ताह 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया था। इस याचिका में CAA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अलावा कई लोगों ने दायर की है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा सुप्रीम कोर्ट। यही नहीं, चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और खेल समाचार। आप बने रहिए टॉप न्यूज के साथ। Nature and You, the Environment Series, aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. अब देख रहे हैं टॉप न्यूज और अब कुछ अहम खबरों पर एक नजर। कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति का समर्थन करते हुए कहा है कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हों या न हों, वो हमेशा पार्टी के अग्रणी नेता रहेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पार्टी में हमेशा विशेष स्थान रहेगा क्योंकि उनकी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता है। लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से देवरिया जिले के अंसारी रोड में एक 2 मंजिला जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें 4 लोगों की दबकर मौत हो गई। घटना तकरीबन 3 बजे रात की बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। इससे पहले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहे। वहीं इसके बाद मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक की। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विधायक और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक कर खाका तैयार कर लिया है। गोवा कांग्रेस छोड़कर हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले विधायक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान इन विधायकों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की उम्मीद है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे।
अमरिंदर सिंह अपनी नवगठित पार्टी का बीजेपी में विलय करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के समाधान के लिए आज वो दिल्ली में मुलाकात करेंगे। दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए दूसरी बार बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग के एक दल ने गुजरात के अपने 3 दिवसीय दौरे में राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। गुजरात में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। असम पुलिस ने पर्यटक वीजा के प्रावधानों का उल्लंघन कर धार्मिक उपदेश देने के मामले में प्रदेश के विश्वनाथ जिले से 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी यहां पर्यटक वीजा पर आए थे, लेकिन धार्मिक प्रचार में करने लगे, जिसकी अनुमति नहीं है। मिजोरम सरकार ने राज्य में शरण लिए हुए म्यांमार के नागरिकों के लिए एक आदेश जारी कर कहा कि म्यांमार के शरणार्थी राज्य सरकार की अनुमति के बिना न जमीन खरीद पाएंगे, न किसी भी तरह व्यवसाय चला पाएंगे। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि शरणार्थी अवैध व्यवसाय भी न करें। पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में रविवार को विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने एक सहकारी निकाय के चुनाव में जीत हासिल की। भेंकुटिया समय कृषि समिति की 12 में से 11 सीटों पर भगवा पार्टी ने जीत हासिल की, जो पहले टीएमसी द्वारा संचालित थी। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। शक्तिशाली भूकंप के झटकों से रविवार को ताइवान की धरती कांप उठी। जानकारी के मुताबिक यहां 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। झटके इतनी तेज थे कि यहां की एक 2 मंजिला इमारत ढह गई और एक जगह पर ट्रेन के पटरी से उतर जाने की खबर सामने आई है। भूकंप की वजह से गिरी इमारत में 4 लोगों के फंसे होने की सूचना है, जबकि करीब 400 पर्यटक एक पहाड़ी पर फंसे हुए हैं। खबरों के मुताबिक भूकंप के झटके स्थानीय समय के अनुसार रविवार को दोपहर 2:44 पर शहर के उत्तर में 50 किलोमीटर तक झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर नीचे था। दक्षिण पश्चिमी जापान में रविवार को महाविनाशकारी तूफान नन्माडोल के कारण लगभग 30 लाख लोगों को दूसरे स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। वहीं हजारों लोगों ने शिविरों में शरण ली है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसे दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान करार दिया है। इसकी वजह से दक्षिणी क्यूशू क्षेत्र के कागोशिमा, कुमामोटो और मियाजाकी में खतरा पैदा हो गया है। कागोशिमा और पड़ोसी मियाजाकी में तो 25,680 घरों में बिजली काट दी गई है। इसके साथ ही ट्रेन सेवाएं, उड़ानें और नौका संचालन आदि को रोक दिया गया है। कागोशिमा में दस्तक देने के बाद ये तूफान उत्तर की तरफ बढ़ेगा और फिर जापान के मुख्य द्वीप की तरफ जाएगा। वहीं प्यूर्टो रिको में भी फियोना तूफान ने दस्तक देकर लोगों की दहशत को बढ़ा दिया है। तूफान फियोना ने रविवार को प्यूर्टो रिको के दक्षिण पश्चिमी तट पर दस्तक दी। तूफान के खतरे को देखते हुए सरकार ने इलाके की बिजली को बंद कर दिया और लोगों को जल्द ही सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी। प्यूर्टो रिको में फियोना तूफान के आने से अमेरिकी द्वीप क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। चीन के साउथ वेस्ट हिस्से में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। चीन के संदू काउंटी में एक्सप्रेस वे पर एक बस इस कदर पलट गई कि बस में सवार 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आनन फानन में सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी सभी का इलाज चल रहा है। बस में कुल 47 लोग सवार थे, जिसमें से 27 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी सेना चीनी आक्रमण की स्थिति में ताइवान की रक्षा करेगी। बाइडेन ने ये बात रविवार को एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कही। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये अब तक का सबसे स्पष्ट बयान माना जा रहा है। इंटरव्यू के दौरान उनसे जब पूछा गया कि क्या अमेरिकी सेना चीन द्वारा दावा किए गए स्वशासित द्वीप की रक्षा करेगी, उन्होंने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा कि चीनी आक्रमण की स्थिति में अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी।
हंगरी के कथित रूप से लोकतंत्र की राह से भटकने और यूरोपीय संघ की तरफ से दी गई राशि के कुप्रबंधन को लेकर उपजी चिंताओं के बीच यूरोपीय आयोग ने हंगरी को 7.5 अरब यूरो की दी जाने वाली राशि पर रोक लगा दी है। इसके लिए यूरोपीय संघ ने रविवार को एक प्रस्ताव पारित किया। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा के तौर पर काम करने वाले यूरोपीय आयोग की बैठक में ये कहा गया कि हंगरी में कानून के नियमों और सिद्धांतों के उल्लंघन के खिलाफ ईयू के बजट और वित्तीय हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो इस तरह के कदम की अनुशंसा कर रहा है। आपको बता दें कि कोष निलंबित करने की कार्रवाई से पहले ईयू के सदस्य देशों से इसकी मंजूरी लेना आवश्यक होता है और इसके लिए 27 सदस्यों में से कम 55% की सहमति जरूरी होती है। तालिबान अगले 3 महीनों के भीतर टिकटॉक और पबजी एप्लीकेशंस पर बैन लगाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के नेतृत्व वाले दूरसंचार विभाग ने यह ऐलान किया है। अफगान समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने सुरक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों और शरिया कानून प्रवर्तक प्रशासन के एक प्रतिनिधि के साथ बैठक की और उसके बाद टिकटॉक और पबजी के इस्तेमाल पर 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबरों पर। भारतीय सेना ने रविवार को स्वदेशी उपकरणों की मदद से अगला युद्ध लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप घरेलू रक्षा उद्योगों को आपातकालीन खरीद के लिए महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की पेशकश करने के लिए आमंत्रित किया है। सेना ने अपने कई ट्वीट संदेशों में इसका जिक्र करते हुए कहा कि आपात खरीद में घरेलू स्तर पर विकसित रक्षा उत्पादों की पेशकश एक सीमित समय सीमा के लिए लागू होगी। खरीद भारतीय उद्योग के लिए 6 महीने तक खुली रहेगी और खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 1 साल के भीतर उपकरणों की आपूर्ति करने की अपेक्षा उद्योगों से होगी। सेना ने इस खरीद प्रक्रिया को खुली निविदा पर आधारित बताते हुए कहा कि बंदूकों, मिसाइल, ड्रोन, संचार और ऑप्टिकल प्रणाली, विशेषज्ञ वाहन, इंजीनियरिंग उपकरण और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन के लिए प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योग के माध्यम से स्वदेशी खरीद पर पूंजी अधिग्रहण बजट का 65.50% उपयोग किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 8,36,225 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 की समान अवधि में 6,42,287 करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अग्रिम कर में बढ़ोतरी की वजह से जारी वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है। देश में लगातार बढ़ रहा प्रत्यक्ष कर संग्रह इस बात का सूचक है कि कोरोना महामारी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उबर रही है। साथ ही कर व्यवस्था को आसान बनाने से देश में कर संग्रह में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब एक नजर शेयर बाजार पर। आज सेंसेक्स 93.48 अंकों की गिरावट के साथ 58,747.31 पर खुला। वहीं निफ्टी 9.80 अंकों की बढ़त के साथ 17,540.65 पर खुला। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में धमाल मचा दिया है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के आखिरी दिन बजरंग पुनिया ने शानदार खेल दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। बजरंग ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल मैच में पुएर्टो रिको के सेबेस्टियन रिवेरा को 11-9 से हरा दिया। इससे पहले बजरंग को क्वार्टर फाइनल में यूएसए के जॉन दिया कोमेहालिस ने हराया था। फिर रेप चेस के जरिए बजरंग ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में पहुंचे और जीत हासिल की। ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का दूसरा मेडल रहा। इससे पहले महिला पहलवान विनेश फोगाट ने महिला कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था। इंग्लैंड में खेले जा रहे 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच को भारतीय महिला टीम ने 7 विकेट से जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड महिला टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 227 रन बनाए। वहीं जवाब में उत्तरी भारतीय महिला टीम ने
वहीं जवाब में उतरी भारतीय महिला टीम ने 44.2 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय टीम की तरफ से स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 91 रनों की पारी खेली। इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 74 और याशिका भाटिया ने 50 रनों की पारी खेली। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। और अब चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 19 सितंबर के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 19 सितंबर साल 2000 ये वो दिन था जब भारत की पहली महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में पदक हासिल किया। भारत के कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक्स में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल कर एक नया इतिहास रचा। जून 1975 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में जन्मी कर्णम मल्लेश्वरी को खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। 19 सितंबर साल 1957 को अमेरिका ने नेवादा रेगिस्तान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। इसका कोड नाम था रेनियर शॉट। यह अपनी तरह का पहला पूरी तरह से भूमिगत परमाणु परीक्षण था। पूर्ण भूमिगत परीक्षण का उद्देश्य था कि कोई भी परमाणु विखंडन उत्पाद वातावरण में नहीं रह पाए।